जय हिंद बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित वर्चुअल क्लास में मैं डॉक्टर पारुल यादव राजकीय बालिका इंटर कॉलेज प्रयागराज से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग कक्षा 12 की गणित का 10वां अध्याय सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है और इसका हमारे दैनिक जीवन में उपयोग क्या है। सदिशों का अध्ययन गणित में स्थिति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। स्थिति विज्ञान अनुप्रयुक्त गणित का अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण अंग है। प्रायोगिक क्षेत्र में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। भवन निर्माण, सेतु निर्माण, मशीन के उपांगों में समायोजन, लीवर, कैंटिलीवर आदि महत्वपूर्ण उपयोगों के आधार स्थिति विज्ञान के सिद्धांत ही हैं। अनुप्रयुक्त गणित यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स और भौतिकी की बहुत सी प्रमेयों, नियमों आदि को प्रमाणित करने तथा व्यवहारिक प्रश्नों को हल करने के लिए सदिश विश्लेषण बहुत ही उपयोगी है। शुद्ध गणित यानी प्योर मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी सदिश विश्लेषण का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग ये जानेंगे कि इस अध्याय के यानी इस प्रकरण के अंतर्गत हमें किन उप विषयों का अध्ययन करना है। सर्वप्रथम हम सदिश, उसकी परिभाषा, सदिशों के निरूपण, एक सदिश के क्या अभिलक्षण होते हैं, सदिशों के संवर्ग क्या हैं, सदिश के प्रकार क्या हैं, सदिश राशियों को किस तरीके से जोड़ा या घटाया जा सकता है और उनके योग के या व्यवकलन के क्या गुणधर्म होते हैं। उसके बाद हम स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, सदिशों का वियोजन, असमतलीय सदिश, एक सदिश का 3 असमतलीय सदिशों में वियोजन, सदिश के घटकों पर प्रमेय, खंड सूत्र, सदिश की दिक् को ज्याय, सदिशों के दिक् अनुपात, सदिशों का एक घात संचय, एक घात आश्रित सदिश और एक घातीय स्वतंत्र सदिश, समांतर, संरेखीय और समतलीय सदिश के पर आधारित कुछ प्रमेय और ये एक दूसरे से कैसे भिन्न हैं ये भी समझने का प्रयास करेंगे। दो सदिशों का गुणन, सदिश गुणन, अदिश गुणन, दक्षिणावर्ती पेंच का नियम यानी कि राइट हैंडेड स्क्रू रूल और वामावर्त पेंच का नियम यानी कि लेफ्ट हैंडेड स्क्रू रूल। सदिश गुणन के गुणधर्म, 3 सदिशों का गुणन तथा उसका ज्यामितीय अनुप्रयोग। 3 सदिशों का गुणन 2 विधि से कर सकते हैं, अदिश त्रिगुणन और सदिश त्रिगुणन, सरल रेखा का सदिश समीकरण और सबसे अंत में भिन्न भिन्न परिस्थितियों में हम समतल का समीकरण प्राप्त करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं भौतिक राशियों से। बच्चों, क्लास 9th में और क्लास 11th में आप लोगों ने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा होगा। दैनिक जीवन में हम भौतिक राशियों का जो अध्ययन करते हैं वो 2 प्रकार से कर सकते हैं। जब हम सुबह से सो के उठते हैं और जब तक हम शाम में सो नहीं जाते हैं, भौतिक राशियां हमारे जीवन में बिल्कुल घुली मिली हैं। जब आप सुबह उठ के अपना कोई भी कार्य करते हैं, जैसे ही हमने कार्य शब्द का प्रयोग किया, हमने एक भौतिक राशि का उपयोग कर लिया। कार्य करने के लिए हमें बल की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दैनिक जीवन में हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने कार्यों के निमित्त आते और जाते रहते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते रहते हैं। अब अपने शरीर को देख लीजिए, हमारे प्रत्येक इंसान के शरीर की कुछ बनावट है, आयतन है, उसका भार है, उसका द्रव्यमान है। ये जितनी भी राशियों के नाम हमने अभी तक लिए हैं वो सब अदिश और सदिश राशियां मिली जुली हैं। तो अब हम अंतर इनका कैसे करेंगे कि सदिश राशियां क्या होती हैं और अदिश राशियां क्या होती हैं। नाम से स्पष्ट है अदिश, जिसमें दिशा अनुपस्थित हो, यानी ऐसी राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, लंबाई, आयतन, तापमान, घनत्व, विद्युत विभव तथा विद्युत आवेश। अब आइए सदिश राशियों पर आते हैं। वह भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण तथा दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें हम सदिश राशियां यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। एक एग्जाम्पल से आप इसे बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके साथ आपका सहपाठी है, आपको अपने सहपाठी के घर जाना है। आप उससे पूछते हैं कि तुम्हारा घर विद्यालय से कितनी दूर है। उसने आपको जवाब दिया 5 किलोमीटर। जैसे ही उसने आपको 5 किलोमीटर बोला, यानी कि उसने आपको अपने घर से और विद्यालय की दूरी बता दी। तो क्या आप किसी भी दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने सहपाठी के घर पहुंच सकते हैं?
तो इसका जवाब होगा नहीं। जब तक आपको निश्चित दिशा का बोध नहीं होगा तब तक आप अपने सहपाठी के घर नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब तक हम सिर्फ दूरी की बात करते हैं, दूरी यानी कि लंबाई, मैथमेटिकल या फिजिक्स के टर्म में, तो लंबाई एक अदिश राशि है। लेकिन जैसे ही हम आप दिशा भी दूरी के साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं, यानी कि अब आपको अपने मित्र के घर या अपने सहपाठी के घर जाना है, तो आप विस्थापित होंगे, यानी आप एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान पर जाएंगे। तो विस्थापन में आपके पास दूरी के साथ साथ दिशा भी है। तो ऐसी राशियां जिसमें दूरी के परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उन्हें हम सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं। जितनी भी प्रकार की हम लोग गणित में संक्रियाएं पढ़ते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटीज चूंकि अब हम पढ़ रहे हैं, तो क्या उन पर भी साधारण बीजगणितीय संक्रियाएं लागू की जा सकती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। सदिश राशियों को साधारण गणित की भांति जोड़ा, घटाया या गुणा नहीं किया जा सकता। इसको करने के लिए इनका एक स्पेसिफिक रूल होता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सदिश राशियों का अध्ययन सर्वप्रथम आयरलैंड के गणितज्ञ हैमिल्टन तथा जर्मनी के गणितज्ञ ग्रॉसमैन ने सन 1943 और 44 ईस्वी में किया गया था। इन दो गणितज्ञों को आधुनिक स्थित सदिश विश्लेषण का जनक समझा जाता है। सदिश राशियों का निरूपण। आइए हम अब सबसे पहले देखेंगे कि सदिश राशियों को हम किस प्रकार से निरूपित करते हैं। सदिश राशियों को दिष्ट रेखाखंडों यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा दर्शाया जाता है। बच्चों, आप लोगों ने कक्षा 9 और कक्षा 11 में रेखा के बारे में पढ़ा होगा। आप रेखा और रेखाखंड के अंतर से भली भांति परिचित हैं। रेखा की क्या खासियत होती है? रेखा की लंबाई जो होती है वो असीमित होती है, यानी कि निश्चित नहीं होती। लेकिन रेखाखंड जो होते हैं वो किसी रेखा का ही एक भाग होते हैं और उनकी लंबाई जो होती है वो क्या होती है? निश्चित होती है। और रेखाखंड की एक और विशेषता होती है, रेखाखंड का एक प्रारंभिक यानी कि इनिशियल पॉइंट और एक टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंत बिंदु होता है। तो सबसे पहले हम आपको ये मैंने आपको एक रेखा बनाई है जिसका इनिशियल पॉइंट आपका ए के बराबर है और इसका टर्मिनल पॉइंट यानी कि अंतिम बिंदु बी के बराबर है। तो अभी ये एक साधारण रेखाखंड है, लेकिन यदि हम इसको वेक्टर के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं या ये बताना चाहते हैं कि ये रेखाखंड एक वेक्टर को डिनोट कर रहा है, तो हमें इसे क्या देना पड़ेगा? अभिदिशा। अभी इसके पास सिर्फ दूरी है, ये एक अदिश राशि है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि ये रेखाखंड ए से बी की तरफ जाता है या बी से ए की तरफ आता है, तो ये एक दिष्ट रेखाखंड है। वेक्टर्स को दिखाने के लिए हम दिष्ट रेखाखंडों का प्रयोग करते हैं। सदिश राशियों का संकेतन। अब आइए हम ये जानेंगे कि सदिश राशियों को हम किस तरीके से लिखते हैं। सदिश राशियों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों के ऊपर एरो लगा करके लिखा जाता है। किन्हीं किन्हीं पुस्तकों में या जब आप हायर स्टडीज़ में जाएंगे तो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो स्मॉल लेटर्स होते हैं वो आपको बोल्ड में लिखे दिखेंगे, उन्हें क्लैरेंडन अक्षर बोलते हैं। लेकिन चूंकि अब हम डेली पेन से आप काम कर रहे हैं तो बार बार उसको डिनोट नहीं कर सकते, इसलिए हम छोटी कक्षाओं में और स्मॉल इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के ऊपर एरो लगा करके वेक्टर्स को डिनोट करते हैं। मान लेते हैं कि इस दिष्ट रेखाखंड का जो परिमाण है वो स्मॉल ए के बराबर है, लेकिन जब तक ये स्मॉल ए है तब तक ये एक अदिश राशि है। इसको डिनोट करने के लिए दो तरीका है। यदि हमको इसका परिमाण नहीं पता है लेकिन हमको इसका प्रारंभिक और अंत बिंदु पता है, तो हम इस वेक्टर को लिखने के लिए ए बी यानी हम प्रारंभिक बिंदु से शुरू करते हैं और अंतिम बिंदु तक जाते हैं और उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। चूंकि अब हमें इस दिष्ट रेखाखंड का परिमाण भी पता है जो कि स्मॉल ए के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल टू स्मॉल ए और उसके ऊपर भी हम इस तरीके से एक एरो लगाएंगे।
एक सदिश के क्या अभिलक्षण होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेक्टर। तो सबसे पहले वेक्टर्स का आपको मालूम है एक निश्चित परिमाण होता है, एक निश्चित अभिदिशा होती है, यानी कि प्रत्येक वेक्टर है तो उसमें दिशा ऑब्वियसली इन्वॉल्व है। और तीसरा पॉइंट होता है अवलंब। अवलंब को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर कोई वेक्टर किसी दी हुई रेखा का पार्ट है, सपोज दैट ये कोई रेखा है आपकी L, इसमें से सिर्फ हमको दो बिंदु लेने हैं A और B। तो चित्र में हम ये स्पष्टतः देख सकते हैं कि जो वेक्टर A और B है वो रेखा L का एक पार्ट है। तो जो ये A से B तक की रेखा की लंबाई है, और जब हम इसको वेक्टर AB से डिनोट करते हैं तो ये सदिश का अवलंब कहलाता है, अवलंब सदिश कहलाता है। सदिशों के समवर्ग, यहाँ पर बच्चों कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। समवर्ग और सदिशों के प्रकार दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप कपड़े सिलवाते हैं, आप लोग सब यूनिफॉर्म पहनते हैं, यूनिफॉर्म में जो बालक हैं वो आप लोग पैंट शर्ट पहनते होंगे, बालिकाएं सलवार कमीज पहनती होंगी। आप जानते हैं कि जब हर कपड़े को या हर चीज़ को पहनने का आपका एक निश्चित मैनर है, एक तरीका है। आप ऊपर पहनने वाले कपड़े को, शर्ट को पैंट की जगह नहीं पहन सकते, पैंट को शर्ट की तरह नहीं पहन सकते। तो वही अंतर है मुक्त सदिश और स्थानीय सदिशों, स्थानीयकृत सदिशों में। और जो प्रकार होते हैं, जैसे आप जब अपने कपड़े बनवाते हैं तो वो किसी भी वैरायटी के हो सकते हैं, कॉटन क्लॉथ्स हो सकते हैं, सिल्क क्लॉथ्स हो सकते हैं। तो जो सदिशों के प्रकार हैं वो प्रकार मुक्त सदिश भी हो सकते हैं और स्थानीयकृत सदिश भी हो सकते हैं। मुक्त सदिश वो होते हैं जो किसी एक निश्चित बिंदु से कार्य नहीं करते हैं, इनको हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं। यानी कि अगर हम उनको एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर डिस्प्लेस कर देते हैं तो भी उनकी जो कार्य विधि है या जो वो कार्य करते हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें उनको एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर रखते वक्त ये ध्यान देना है कि ना ही उनका परिमाण बदले और ना ही उनकी दिशा परिवर्तन हो। स्थानीयकृत सदिश यानी कि लोकलाइज्ड वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो एक निश्चित बिंदु से कार्य करते हैं। अगर उनको उस निश्चित बिंदु से विस्थापित कर दिया जाए तो उनके द्वारा किया जाने वाला कार्य स्वयं निष्प्रभावी हो जाएगा। बच्चों, आपको चूंकि ये स्थानीयकृत लोकलाइज्ड वेक्टर आपकी भौतिक विज्ञान में ज़्यादा यूज होते हैं और आपको कक्षा 12 की गणित में जितने भी वेक्टर्स आपको मिलेंगे वो सभी फ्री वेक्टर्स होंगे। यानी कि हमको अपनी कक्षा 12 की गणित में सदिश विश्लेषण में सिर्फ फ्री वेक्टर्स यानी कि मुक्त सदिशों का ही अध्ययन करना है। अब आइए हम लोग आते हैं सदिशों के प्रकार पर। सबसे पहले है एकांक सदिश। एक ऐसा सदिश जिसका मान यानी कि जिसका परिमाण यूनिटी यानी एक के बराबर हो उसको हम एकांक सदिश कहते हैं। एकांक सदिश को लिखने का तरीका आप देख लीजिए। एकांक सदिश जो है उसे हम, सपोज दैट कोई वेक्टर है आपका A, तो A के ऊपर हम उसको कैप लगा करके डिनोट करते हैं। A कैप जब भी रहेगा तो A कैप का मतलब होगा कि वो एक यूनिट वेक्टर को दिखा रहा है और A कैप का मान जो होता है वो जो है आपका वेक्टर A डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर A। यानी कि यदि हम किसी सदिश में उसके परिमाण से भाग देते हैं तो वो उसके एकांक सदिश के बराबर होता है। यानी एकांक सदिश किसी सदिश और उसके परिमाण का अनुपात होता है और एकांक सदिश का जो मॉड्यूलस वैल्यू होती है, जो उसका मापांक होता है, वो 1 के बराबर होता है। यानी कि मॉड्यूलस ऑफ A कैप इज इक्वल टू 1। इसको साधारण भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण 1 होता है, यूनिट होता है, उनको हम एकांक सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्वल वेक्टर्स, समान सदिश। दो ऐसे सदिश जो परिमाण और अभिदिशा दोनों में समान हो उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। जैसे दिस इज A वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। तो यदि A और B दोनों समान सदिश हैं तो A और B का जो मापांक है वो आपस में बराबर होगा
और उनकी दिशा आप एरो पर ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों की दिशा जो है सेम है, यानी ऐसे सदिश जिसका परिमाण और अभिदिशा दोनों समान होती है उन्हें हम समान सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है आपका अनुदिश सदिश यानी कि लाइक वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनकी दिशा एक होती है उनको हम लाइक वेक्टर्स या अनुदिश सदिश कहते हैं। और जो लाइक वेक्टर्स होते हैं वो रिगार्डलेस ऑफ मैग्नीट्यूड होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं होता, यानी कि दो वेक्टर अगर लाइक वेक्टर्स हैं तो उनका मैग्नीट्यूड यानी कि मापांक डिफर कर सकता है, लेकिन उनकी दिशा यानी कि जो उनके कार्य करने की अभिदिशा है वो समान होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं ये वेक्टर है आपका, सपोज दैट दिस इज वेक्टर P एंड दिस इज वेक्टर Q। आप यहाँ पर दो वेक्टर्स देख सकते हैं, P वेक्टर और Q वेक्टर। चित्र में स्पष्ट है कि P और Q दोनों के कार्य करने की दिशा एक है, लेकिन आप उनकी लंबाई से अनुमान लगा सकते हैं कि दोनों का मापांक अलग अलग है, यानी कि अनुदिश सदिश होने के लिए मापांक का समान होना जरूरी नहीं होता। नेक्स्ट है प्रतिदिश सदिश। ऐसे सदिश जिनका कार्य करने की दिशा जो होती है एक दूसरे के विपरीत होती है उन्हें हम अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। जैसे एक वेक्टर है आपका, मान लीजिए ये आपका वेक्टर A है और ये आपका वेक्टर B है, तो इसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि वेक्टर A और वेक्टर B के कार्य करने की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो ये अनलाइक वेक्टर्स यानी कि प्रतिदिश सदिश कहलाएंगे। नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक सदिश यानी कि नेगेटिव वेक्टर्स। ये है आपका, मान लीजिए कि एक दिष्ट रेखाखंड है AB, इसमें आप डायरेक्शन देख सकते हैं A से B की तरफ है। यदि हम इसको BA लिख दें तो क्या होगा, परिमाण तो सेम रहेगा क्योंकि चाहे हम A से B पर जाएं या B से A पर आएं, हमको दूरी समान तय करनी है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो अब ये वेक्टर BA हो गया, लेकिन ये किसके बराबर होगा, AB के निगेटिव वेक्टर के बराबर होगा, यानी कि हमें BA तक पहुंचने के लिए AB की विपरीत दिशा में चलना पड़ रहा है, तो ये नेगेटिव वेक्टर, यानी कि दो वेक्टर अगर इक्वल हैं लेकिन उनकी जो है दिशा एक दूसरे के विपरीत है और आपस में जो परिमाण है वो एकदम बराबर है, तो पहले वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर का ऋणात्मक सदिश लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर, शून्य सदिश। ऐसे सदिश जिनका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट जो होता है वो संपाती होता है उनको हम जीरो वेक्टर कहते हैं। और जीरो वेक्टर को हमेशा दिखाने के लिए हम सपोज दैट हम A से चले और A पे ही रह गए, या जो हमारा विस्थापन है, आपको हमने बताया था कि विस्थापन जो होता है वो एक सदिश राशि होती है, तो अगर हमारा विस्थापन 0 के बराबर है, विस्थापन 0 होने का मतलब है कि आपका प्रारंभिक बिंदु ही आपका अंतिम बिंदु है, यानी कि जिस टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट आपस में कोइंसिडेंट है, तो A वेक्टर इसको लिख सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं A से A पर ही, तो यानी कि इसका परिमाण आपका 0 हो जाएगा। लेकिन 0 हम सिंपली 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 0 वेक्टर हमको किसी कार्य यानी विस्थापन के परिणाम स्वरूप मिल रहा है, तो इसको हम 0 वेक्टर से 0 के ऊपर भी एरो लगा करके दिखाते हैं। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 0 वेक्टर का जो डायरेक्शन होता है वो आर्बिट्रेरी होता है, स्वेच्छ होता है। इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है आपका कोलिनियर वेक्टर यानी कि समरेखीय सदिश। ऐसे वेक्टर जो किसी एक ही रेखा पर स्थित हों या किसी एक ही रेखा के समानांतर हों उनको हम समरेखीय सदिश या कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। इसको हम आगे और ज़्यादा एलोबरेट करेंगे, आपका टॉपिक है इसमें आगे चल करके एक कि किस तरीके से हम एक समतलीय सदिश, समरेखी और समांतर सदिशों के बीच में अंतर करते हैं। तो अभी के लिए आप परिभाषा के तौर पे ये जान सकते हैं कि ऐसे सदिश जिनकी जो एक ही रेखा पर स्थित हो या एक ही रेखा के समानांतर हो उनको हम समरेखीय सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सह प्रारंभिक सदिश यानी कि को इनिशियल वेक्टर। ऐसे वेक्टर
जिनका दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका प्रारंभिक बिंदु एक होता है उन्हें हम सह प्रारंभिक या को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। सपोज दैट हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी सी। चित्र में आप स्पष्टतः देख सकते हैं कि ए बी सी तीनों एक ही बिंदु से शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक है और टर्मिनल पॉइंट सबका देखिए आप देख सकते हैं अलग अलग है, तो ऐसे सदिशों को हम सह प्रारंभिक सदिश या कोइनिशियल वेक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक समतलीय सदिश कोप्लेनर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक ही समतल के समानांतर हों या एक ही समतल पर स्थित हों उन्हें हम एक समतलीय सदिश कहते हैं। नेक्स्ट है आपका समांतर सदिश। तो समांतर सदिश ऐसे सदिश होते हैं जो एक ही रेखा के समानांतर होते हैं या आपस में समानांतर होते हैं, लेकिन पैरेलल वेक्टर्स में आपको ये ध्यान देना है कि पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन भी आपस में सेम होता है और उनका मैग्नीट्यूड जरूरी नहीं है कि एक हो। तो पैरेलल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर में एक बारीक सा डिफरेंस होता है जिसको हम लोग आगे चल कर के डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है सदिश राशियों का योग। साधारण गणित में जिस तरीके से हम योग करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी सदिशों को भी जोड़ सकते हैं। सदिशों को जोड़ने के लिए हमारे पास दो नियम है। सदिशों को ट्रायंगल पहला जो है वो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी कि सदिश योग का त्रिभुज नियम। इसमें आप अगर मान लीजिए आपको दो फ्री वेक्टर ए और बी दिए हैं तो आप उन्हें किस तरीके से जोड़ेंगे। आप चित्र में स्पष्टतः देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने दो वेक्टर लिए हैं ए और बी। अब इन्हें हमें आपस में जोड़ना है। तो सदिशों को जोड़ने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण रूल होता है, जो उसका ट्रायंगल जो लॉ होता है, उसमें ये होता है कि पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश के प्रारंभिक बिंदु को हम रखते हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, पहला सदिश आपका इस तरीके से है, उसका अंतिम बिंदु आप यहाँ देख सकते हैं जहाँ पर एरो है, और दूसरा वेक्टर बी है उसकी दिशा ये है। तो आपने देखा कि मैंने पहले सदिश के अंतिम बिंदु पर दूसरे सदिश का प्रारंभिक बिंदु रखा है। उसके पश्चात हम पहले सदिश के प्रारंभिक बिंदु से दूसरे सदिश के अंतिम बिंदु को मिला देंगे। आप डायरेक्शन देख सकते हैं, आप इसका चाहे तो नाम भी रख सकते हैं। ये आपका मान लीजिए O है, ये A है और B है। तो अब हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं। आपने देखा OA वेक्टर है, A इसका लास्ट पॉइंट है, उसके लास्ट पॉइंट पर हमने B वेक्टर का इनिशियल पॉइंट रखा है। फिर O वेक्टर का जो इनिशियल पॉइंट है वो O है और B वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट है वो कैपिटल B है। जब हम O से B को मिलाते हैं तो हमें OB वेक्टर प्राप्त होता है, और OB वेक्टर जो है आपका किसके बराबर है। OB वेक्टर आपका OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर के बराबर है। आप ये देख सकते हैं कि A और A संपाती हो जाएंगे और O से B तक पहुंच जाएंगे। तो OB AB के लिए रिजल्टेंट वेक्टर का काम करेगा। आई होप कि आप लोगों को ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है सदिशों के योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। अभी जो हमने पिछले जब आपको वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन पढ़ाया था तो हमने आपको बताया कि दो सदिशों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं। वहाँ पर दोनों सदिश हमको अलग अलग दिए थे, लेकिन क्या हो कि अगर हमको जो सदिश दिए हुए हैं वो जो है को इनिशियल वेक्टर हों, यानी कि पहले से जुड़े हुए हों, या किन्हीं प्रमेयों को सिद्ध करते समय हम लोग के सामने इस तरीके की स्थिति आए कि दो वेक्टर्स जुड़े हुए हों, फिर भी आपस में जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, फिर भी हमको उनका योग निकालना हो, तो हम उसे किस तरीके से निकालेंगे। तो आप ये देख लीजिए, सपोज दैट ये है वेक्टर A और ये है वेक्टर B। अब जो हम
ये इसकी अभिदिशा है और ये इसकी अभिदिशा है। तो आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जो है वो आपका फेल हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब आपको हमने बताया था मुक्त सदिशों के बारे में, तो हम A के समानांतर A के ही परिमाण की एक रेखा B के अंतिम बिंदु से खींचेंगे। किसके बराबर हो गया ये? वेक्टर A के बराबर। और अब हम इसे भी मिला देंगे तो ये वेक्टर B के बराबर होगा। आप देख सकते हैं कि ये एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। तो अब हम आसानी से, अब ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको याद होगा, इस बिंदु के वेक्टर B के टर्मिनल पॉइंट पर आपका वेक्टर A का इनिशियल पॉइंट आ गया है। तो जो आपका सपोज दैट इसका नाम आपका A, B, C और D है। तो अब आप कह सकते हैं कि AB प्लस BC इज इक्वल टू AC। आप यहाँ से देख सकते हैं AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल टू AC वेक्टर, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और ये जो है आपका B वेक्टर प्लस A वेक्टर के बराबर है। इसी समय आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि वेक्टर A के टर्मिनल पॉइंट पर वेक्टर B का इनिशियल पॉइंट है और आपको AC वेक्टर मिल रहा है। AC वेक्टर को जो हमारा लिखने का तरीका है वो एक और हो सकता है AD प्लस DC, वो भी आपका AC के बराबर होगा। और एक रिजल्ट आपको और मिल रहा है वेक्टर A प्लस वेक्टर B। तो यहाँ पर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हम ये भी सीख सकते हैं कि, या हम इस रिजल्ट को प्रमाणित कर सकते हैं कि जो A में अगर दो वेक्टर्स A और B हैं तो A को B में जोड़ें या B को A में जोड़ें, परिमाण जो रिजल्टेंट होगा वो आपका समान होगा। तो बच्चों आज हम लोग इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं कि सदिश कितने प्रकार के होते हैं और सदिशों का संवर्ग क्या होता है। अगर आप खुद स्वयं से भी चाहें तो सदिशों को जो है अपने आप से चित्र बना करके, आपने 10 टाइप के वेक्टर्स पढ़े हैं, उनको आप खुद से स्वयं चित्र खींच करके कर सकते हैं अपने आप से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सदिश योग के गुणधर्म। हमने आपको बताया था, अभी हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में सबसे पहले देखा था कि जब हम वेक्टर A को वेक्टर B में जोड़ रहे थे तो किस तरीके से हमने जोड़ा था। तो उसके दो रिजल्ट हमको मिले थे, जो A को B में जोड़ने पर परिमाण मिल रहा था रिजल्टेंट वेक्टर, वही B को A में जोड़ने पर मिल रहा था। आप अलजेब्रा पढ़ चुके हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अगर हम संक्रियाओं में अगर दो पदों को जोड़ रहे हैं और अगर पहले पद को दूसरे पद में जोड़ने पर या दूसरे पद को पहले पद में जोड़ने पर परिमाण समान रहता है, रिजल्टेंट समान रहता है, तो उसे हम क्रम विनिमय का नियम कहते हैं। क्रम विनिमय का नियम कॉम्यूटेटिव, यानी कि वेक्टर्स जो एडिशन होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। तो बच्चों आज हम लोग की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। आप लोग वेक्टर्स के टाइप्स को अच्छे से उसका अध्ययन कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वेक्टर पर आधारित और सी संक्रियाएं और सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।